डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना। यह भारत के इतिहास विषय में बीए पाठ द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है। भारत में तुर्कों की स्थापना, इसमें आज हम पढ़ेंगे 11वीं और 12वीं सदी में भारत पर हुए तुर्कों के आक्रमणों का संक्षिप्त में विवरण, और उसके बाद में पढ़ेंगे, इस विवरण में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में, और उसके बाद में पढ़ेंगे कि भारत में तुर्कों के राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्यारहवीं और 12वीं शताब्दी में तुर्क जाति भारत की तरफ आती है और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ आधुनिक पंजाब है वहाँ से वो प्रवेश करती है, और कई दल अलग अलग समय पर अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में भारत की तरफ आए और उन्होंने भारत के राजाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी की। उन सब में दो सबसे प्रमुख सेनापति थे, एक मोहम्मद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनवी जब भारत में आया तो इसने इसके बारे में कहा 17 आक्रमण किए इसने, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर किया। सोमनाथ जो गुजरात में भगवान शिव का मंदिर है उस पर आक्रमण किया, और ये बात है 1025 ईस्वी की। और इस आक्रमण के बाद इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा इसके जो भी आक्रमण हुए वो उत्तर पश्चिमी भारत में अधिक हुए। राजस्थान में भी उस समय जो रियासतें थी उन पर भी आक्रमण किए गए, और ये अपने साथ में अपार धन लूट करके ले गया, और उसने कई मंदिरों पर भी आक्रमण किया और जबरन धर्म परिवर्तन भी कराए। लेकिन इसने भारत में स्थायी राज्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए। यह गौर प्रदेश का था, और इसने जब आक्रमण पहले सिंध के रास्ते से किए, लेकिन वहाँ गुजरात के शासकों से वह हार गया। इसके बाद उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पंजाब की तरफ से आक्रमण किए, और तराइन के दोनों युद्धों में, तराइन के 2 युद्ध माने जाते हैं। तराइन 1191 में जो पहला युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान वंश, या जिसको चाहमान वंश भी कहा जाता है, उस वंश का अंतिम शासक था। उसे अंतिम हिंदू राजा भी माना जाता है। उसने 1191 में प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, और मोहम्मद गोरी अपनी सेना को लेकर के यहाँ से वापस भाग गया और गजनी चला गया। उसने पुनः तैयारी करते हुए दूसरा जो आक्रमण है वो 1192 में पुनः किया, और पुनः उसी तराइन के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली और मोहम्मद गोरी विजेता हो गया। उसने अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया और अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का नियुक्त कर दिया। तो ये तो अपने घटनाएं पढ़ी जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत में हो रही थी, और उन सभी के कारण भारत में तुर्कों का प्रवेश हो चुका था। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 3 भागों में बांट करके अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिए। जो भारत का जो हिस्सा था जिसमें दिल्ली और उत्तर का भाग था,
यह भाग कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया, अन्य भाग अन्य लोगों को दिए गए। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में जो भारत में या दिल्ली को केंद्र बना करके जिन्होंने शासन किया, उनको अलग अलग वंशों का माना जाता है। उन वंशों के लिए कोई एक सामान्य शब्दावली काम में लेने की बजाय उसके कई भिन्न भिन्न नाम इतिहासकारों ने दिए हैं। लेकिन वर्तमान में जो सर्वप्रचलित नाम है वो ममलूक वंश माना जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा और इसमें एक से अधिक राजा है वो पद पर रहे या सुल्तान है वो सत्ता में काबिज रहे। तो उन इतिहासकारों ने कौन कौन से और नाम दिए हैं इनको, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला दास वंश। दास वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गोरी का दास था और यह राजा बनने के बाद में 1208 ईस्वी में अपनी इस दासता से मुक्त हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, एक गुलाम था, इसलिए माना जाता है कि चूंकि यह गुलाम था इसलिए यह गुलाम वंश का हुआ। दूसरा जो शासक हुआ इसका प्रमुख वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भी मोहम्मद गोरी का गुलाम रह चुका था, इसलिए ये भी गुलाम हुआ या दास हुआ। और बलबन, जिसने भी 20 वर्ष से अधिक भारत की दिल्ली सल्तनत में राज्य किया, वह भी पहले से दास रह चुका था। इसलिए चूंकि तीनों शासक बड़े या प्रधान शासक हैं वो, या एक तरीके से कहें कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, इल्तुतमिश का वंश और बलबन का वंश, इन तीनों ने इस कार्यकाल के दौरान भारत में राज्य किया और ये तीनों ही पहले से दास रह चुके थे, इसलिए इनको दास वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, कई इतिहासकार इनको इल्बरी वंश का मानते हैं, क्योंकि ये तुर्कों में एक जाति होती है इल्बरी, उस वंश से इन तीनों का संबंध था। ऐबक भी इल्बरी था, इल्तुतमिश था और बलबन भी था, इसलिए इनको इल्बरी वंश का माना जाता है। एक इतिहासकार हुए अजीज अहमद, उन्होंने इनको आरंभिक तुर्क कहा। आरंभिक तुर्क का मतलब ये है कि इसके बाद में जो तुर्क आए उनका अलग से विवरण किया जाता है। इनको प्रारंभिक, ये सबसे पहले भारत में आकर के राज्य करने वाले तुर्क हैं। और इसके पीछे जो अजीज अहमद का तर्क है, उन्होंने कहा कि इस समय जो शासन है वो वंश परंपरा के अनुसार नहीं चल रहा था, बल्कि परिवार की परंपरा के अनुसार चल रहा था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार, इल्तुतमिश का परिवार और बलबन का परिवार। तो यहाँ पर वंश के बजाय परिवार अधिक प्रधान था, इसलिए इसको आरंभिक तुर्क कहा गया है अजीज अहमद के द्वारा। कुछ इतिहासकारों ने इसको आदि तुर्क भी कहा है, जिसका मतलब वही होता है जो आरंभिक तुर्क के लिए है। जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो ममलूक वंश कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है और किसने कहा, ये अपन देखते हैं। एक इतिहासकार हुए हबीबुल्लाह, उन्होंने कहा कि ये जो शासक है ये आदि तुर्क नहीं है बल्कि ममलूक शासक है। क्यों? इनके पीछे इनका आधार और तर्क क्या था कि मिस्र में जिस प्रकार से सेना नायकों द्वारा राज्य स्थापित किए गए, इसी प्रकार से भारत में भी सेना नायकों के द्वारा स्थापित वंश हुए, इसलिए इनको भी ममलूक कहा जाना चाहिए। अपन आगे पढ़ेंगे भी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों ही अपने अपने सुल्तानों की सेनाओं के सेना नायक थे और बाद में अवसर पा करके उन्होंने जब सत्ता हथिया ली तो फिर उनके परिवार ने उस पर आगे उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इसको ममलूक वंश के शासक भी कहा जाता है। तो ये मोटे तौर पर ममलूक वंश का जो शासन है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा।
तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि भारत में तुर्कों ने जो सत्ता स्थापित की है वो किस प्रकार से स्थापित हुई और उनके शासकों के क्या क्या वंश थे या उनके वंशों के निर्धारण के संबंध में किस प्रकार के विवाद इतिहासकारों के बीच में विभिन्न मतों के रूप में प्रचलित है। अगले पाठ में हम दिल्ली सल्तनत में उसकी स्थापना के साथ में उसके वंश क्रम के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन शासकों ने कब कब भारत की सतह पर बैठ करके सल्तनत का काम किया। धन्यवाद।